आज हम लोग रिवाइज करेंगे कई प्रकार के मिससेलेनियस टॉपिक जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। कोई एक विशेष टॉपिक नहीं है, इसमें कई टॉपिक का इसमें कलेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। यहाँ पे देखिए, ये एक तरफ सीएनजी दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है कि सीएनजी में जो प्रमुख घटक है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मीथेन और इथेन होता है, जबकि एलपीजी का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस जो होता है वो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, यानी इसको आप लोग लिखेंगे H2 प्लस मीथेन CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO, ये लिख देंगे। और जो वाटर गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है, यानी इसको हम लोग लिखते हैं H2 प्लस CO या CO प्लस H2, जिसे हम लोग वाटर गैस कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अब हम लोग जल्दी से कोयले के बारे में पढ़ लेते हैं। कोयला आप सभी लोग जानते हैं, 4 प्रकार का मेनली होता है, ABLP। ABLP से आप लोग याद रखेंगे, ए मतलब एंथ्रासाइट कोयला, जो कि सबसे हाई क्वालिटी का होता है, इसमें 85% से अधिक कार्बन होता है। और दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस कोयला, और यह बिटुमिनस कोयला, इसमें 45 से लेकर 85% तक कार्बन होता है। भारत में सबसे अधिक जो कोयले के भंडार हैं उसमें ये बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। तीसरा जो है वो है लिग्नाइट कोयला, और लिग्नाइट कोयले में जो यहाँ पे देखिए जो कार्बन होता है वो होता है 25 से 35%। एक और इसमें सब बिटुमिनस कोयला दिया है जिसमें 35 से लेकर 45 होता है, लेकिन आप इन दोनों को एक ही साथ कंसीडर करिएगा। और लास्ट में जो एक प्रकार का ये जो कोयला होता है इसे हम लोग पीट कोयला कहते हैं, और पीट कोयले में 25% से कम कार्बन होता है। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ABLP से, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। पीट कोयला सबसे खराब क्वालिटी का होता है और एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो स्लाइड्स है इसमें देखिए, ये वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। कास्टिक सोडा, ये इधर रासायनिक नाम है और इधर इसका व्यवहारिक नाम है, जो प्रचलित नाम है। इसमें देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, और हाइपो सोडियम थायोस सल्फेट को कहते हैं। आगे देखिए, नीला थोथा ये तो रिपीट हो चुका है, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जो बेकरी में यूज होता है, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे देखिए, अचार में एसिटिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। और शीत पेय जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। शीत पेय आप लोग समझ रहे हैं ना, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हॉर्न सिल्वर जिसे सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखेंगे। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में इसका यूज किया जाता है प्रयोग। चूहे के विष में जिंक फॉस्फाइड, ये एक प्रकार का जहर है जो कि जिससे चूहे का विष बनाया जाता है, जिंक फॉस्फाइड। फिलास्फर ऊन, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं फिलास्फर ऊन। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है। जो पटाखे होते हैं उनमें आतिशबाजी में जो बहुत तेजी से जो चमक उत्पन्न होता है वो मैग्नीशियम के जलने से होता है। यूरेनियम परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन, इसका इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। और जो जिंक है इसका प्रयोग गैल्वेनीकरण में होता है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लोहे के ऊपर जिंक का एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे हम लोग वो चादर कहते हैं, जिससे जैसे वो जो बक्से बनते हैं ना, तो बक्से में वो जो आप चादर देखते हैं वो असल में होता है उसके अंदर लोहा, लेकिन उसके ऊपर जिंक का जब परत चढ़ा दिया जाता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, तो जिंक का परत चढ़ जाने के कारण उस पर जंग नहीं लगता है। जंग से बचाव के लिए ये किया जाता है गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है आग बुझाने में। मतलब आग से बचाव के जो यंत्र होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पराक्साइड, ये घाव पर मरहम पट्टी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पराक्साइड का। और द्रव अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक यानी कूलेंट के रूप में किया जाता है। अगले स्लाइड्स में देखते हैं, ये है एस्पार्टेम, जिसका प्रयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। अगला है फ्रियॉन।
फ्रेयॉन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में यानी कूलेंट के रूप में किया जाता है, जो एसी फ्रिज होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नियोप्रीन को संश्लेषित रबर कहते हैं, संश्लेषित रबर है, ठीक, प्राकृतिक रबर नहीं, संश्लेषित रबर। उसके बाद बेनाड्रिल, बेनाड्रिल क्या है, प्रतिहिस्टेमीन है, प्रतिहिस्टेमीन बेनाड्रिल है। आगे देखते हैं अगले स्लाइड्स में। फ्रेयॉन ये तो हो गया, शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रशीतक के रूप में। टेट्राएथिल लेड सबसे इंपॉर्टेंट, टेट्राएथिल लेड ये एंटी नॉक एजेंट है। जो गाड़ी में जो मोबिल डाला जाता है ना, जो मोबिल जो होता है वही मोबिल है टेट्राएथिल लेड, एंटी नॉक एजेंट। इसका प्रयोग किया जाता है ताकि घर्षण कम से कम हो, और इंजन से अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो इंजन से आवाज़ भी ज़्यादा आएगा, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए एंटी नॉक एजेंट का प्रयोग करते हैं, जिसका रासायनिक नाम टेट्राएथिल लेड है। उसके बाद है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये रिपीट हो रहा है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए रिपीट हो रहा है। इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये है केवलार, केवलार एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है। टेक्सोल ये कैंसर रोधी दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड ये रोडेंट नाशी, ठीक है, रोडेंट नाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। नाइट्रोसेलुलोज इसका प्रयोग किया जाता है विस्फोटक सामग्री बनाने में, नाइट्रोसेलुलोज का प्रयोग, ठीक। बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स में। देखिए अगले स्लाइड्स में है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ये अम्ल वर्षा का कारक होता है। जो अम्ल वर्षा होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड उसके पीछे जिम्मेदार होता है। जो फ्लोराइड प्रदूषण होता है, फ्लोराइड प्रदूषण से दांतों को नुकसान होता है, दांतों का क्षय होता है। अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है मान लीजिए पानी में या किसी भी चीज़ में, तो आप जो दांत हैं वो दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, दांतों का क्षय होता है फ्लोराइड प्रदूषण से। मिथाइल आइसोसाइनेट यह एक विषैली गैस है जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इस भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस को जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी, वो मिथाइल आइसोसाइनेट उसमें गैस था। ये लीक हो गया था एक टैंकर से, उससे कई लोगों की जान चली गई थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा यह घटना किस वर्ष हुआ था। ओजोन रिक्तता, ओजोन रिक्तता के कारण चर्म कैंसर यानी चमड़े का कैंसर होता है, क्योंकि जब ओजोन होल होता है तो वहां से सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर चली आती हैं, और जब वो त्वचा पे पड़ती हैं तो त्वचा का कैंसर होता है। अब अगर ओजोन का पर्याप्त मोटाई है वायुमंडल में, तो ओजोन सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं जो हानिकारक, उनको अवशोषित कर लेता है, ठीक। लेकिन ओजोन होल के कारण वो अवशोषित नहीं कर पाता, तो वो पृथ्वी पे आ जाती हैं, जिससे स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले स्लाइड्स में क्या है, विभिन्न गैसों का वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान। यानी ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो पृथ्वी का जो औसत तापमान बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, उसके पीछे सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है? तो हालांकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बृहद चीज है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पे जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग से ही पृथ्वी का टेम्परेचर संतुलित रहता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की घटना न हो तो रात के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो नेचुरली देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग ज़रूरी है, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग का स्तर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान होता है जल वाष्प का, 60%। हालांकि ये जल वाष्प कोई स्थायी गैस नहीं है, ठीक। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम मेन नहीं है जल वाष्प, ठीक है। हालांकि जल वाष्प सबसे ज्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग देगा बाकी सभी गैसों की तुलना में, लेकिन जल वाष्प मेन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये तो अस्थायी होता है। अब इसके बाद से ये जो है ये मेन प्रॉब्लम का जड़ है। सबसे बड़ा जड़ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि 26% ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। ओजोन का 8% योगदान है, मीथेन का लगभग 4% और नाइट्रस ऑक्साइड का लगभग 1.5%, और बाकी सब अन्य 0.1% में है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे हम लोग कहते हैं, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में ये सभी का योगदान रहता है। लेकिन जब मानवीय हस्तक्षेप से ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत वृहद पैमाने पे बढ़ जाए,
कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह के गैसों के कारण जब पृथ्वी का औसत तापमान ही बदलने लगे तब वह ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेता है, जो कि खतरनाक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। लेकिन याद रखेंगे जलवाष्प जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव शो करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका सूत्र है CaOCl2। उसके बाद यहाँ पे बेकिंग सोडा हमने आपको बताया था, ये रिपीट हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने वाला भी सोडा कहते हैं। वॉशिंग पाउडर ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। तो यहाँ पे ये हमारे ये जो मिससेलेनियस जो विविध जो टॉपिक थे ये ख़त्म होते हैं। इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए और ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।